अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ याहिया जावेद। वनडे प्रोग्राम ऑन दी टेबल पाक वतन टीवी पे आपकी खिदमत में हाजिर है। नाज़रीन, हमेशा की तरह हम पाकिस्तान की करंट अफेयर्स और जो हालात हाज़िरा है उसके ऊपर शोज़ आपके सामने लेकर आते हैं। बड़ी अहम बात कल स्टार्ट हुई, हियरिंग स्टार्ट हुई। फिर सुप्रीम कोर्ट ने 24 मार्च के हवाले से कहा कि हम इसकी जो है वो समाअत बाकायदा से आगाज़ करेंगे, इसके ऊपर बात करेंगे। और बड़ी अहम बात, जो ब्रॉडशीट केस के जो मरकजी किरदार कह लें आप, या रूह रवा जो थे कावे मूसवी साहब, उन्होंने नवाज शरीफ साहब को एकदम जो है वो क्लीन चिट दे दिया। इसके ऊपर बात करेंगे कि एकदम क्लीन चिट कैसे मिल गई। ठीक 1 साल पहले अतर काजमी साहब सीनियर जर्नलिस्ट हैं, उनको इंटरव्यू देते हुए उन्होंने कहा कि जी पाकिस्तान का बहुत सारा पैसा दीगर ममालिक के अंदर पड़ा हुआ है, और नैब जो है वो बिल्कुल हम उसके साथ मिलकर काम कर रहे हैं और नैब को सपोर्ट कर रहे हैं। ये यू टर्न उन्होंने क्यों लिया, इसके ऊपर भी बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं साबिक डिप्टी प्रोसिक्यूटर जनरल नैब और सीनियर तजियाकार हैं राजा आमिर अब्बास साहब। अस्सलाम वालेकुम सर, वेलकम टू द शो। अच्छा सर, मैं ऑन द टेबल पे आपको सबसे पहली दफ़ा वेलकम करता हूँ। सर, मैं सबसे पहले आपसे ये जानना चाहूँगा कि आर्टिकल 63A की जो तशरीह आइन के अंदर दी हुई है वो तो सीधी-सीधी है कि जी वो फ्लोर क्रॉसिंग के हवाले से जो नून लीग ने तरमीम की थी, आर्टिकल 14 जो इंट्रोड्यूस करवाया था उसके हवाले से है। और वो सादिक और अमीन 63A जो है वो कहता है कि जी सादिक और अमीन नहीं रहेगा अगर वो फ्लोर क्रॉसिंग करेगा। थोड़ा-सा इसको ज़रा बताइएगा कि कन्फ्यूज़न क्यों आ रही है इतनी? देखिए, इसमें कन्फ्यूजन थोड़ी-सी जो आई है, वो अब तो अदालत के सामने आ गई है और एक 5 रुकनी सुप्रीम कोर्ट का लार्जर बेंच भी आ गया है। अभी जैसे कि आपने खुद ही कहा कि ये फ्लोर क्रॉसिंग को रोकने के लिए आया था। इसका मकसद यही था 18th अमेंडमेंट में जब इसको लाए थे कि आपने ये जो मेनाce है, बुराई है फ्लोर क्रॉसिंग की, इसको आपने रोकना है क्योंकि जो शख्स एक पार्टी के टिकट पे, एक पार्टी के निशान पे, एक पार्टी के मैनिफेस्टो पे वोट लेके आता है, तो हल्के का वोट उसको जो मिलता है, वो उसकी ज़ात को नहीं मिलता, उस निशान को मिलता है। तो जब ये आता है, तो फिर हमने अक्सर देखा कि क्या होता है कि जी, कहीं भी जब ऐसी सिचुएशन आ जाती है, तो फिर या तो ब्लैकमेलिंग शुरू हो जाती है या वो डर्टी व्हीलिंग, डीलिंग और हॉर्स ट्रेडिंग और पैसा चलना शुरू हो जाता है। इसको रोकना है। अब इसको रोकने के लिए उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा कि जी एक आर्टिकल 63 ए डिफेक्शन क्लॉज़ जिसको कहते हैं कि पार्टी की पॉलिसी से जो डिफेक्शन करेगा यानी कि हट जाएगा, उसको एक तो नाअहलियत सा 100% क्लियर है कि वो नाअहल होगा, इसमें तो कोई दूसरी बात ही नहीं, कन्फ्यूजन ही नहीं। लेकिन ये जो फ्लोर क्रॉसिंग आपके प्रोग्राम से मैं बताऊं इसको फ्लोर क्रॉसिंग कहते क्यों है? ये जो सदर का, ये जो वजीर आजम का, चीफ मिनिस्टर का वोट ऑफ कॉन्फिडेंस होता है, नो कॉन्फिडेंस होता है, उनका इलेक्शन होता है, मनी बिल होता है या आईनी अमेंडमेंट, इसमें जो आइन है वो जो आपको इस चीज की कतई इजाजत नहीं देता कि आप कहें कि जी मैं अपने जमीर का वोट करूंगा या मेरे जमीर का ये वोट होगा। आइन ने आपको पाबंद कर दिया है कि वो वोट उस पार्टी का होगा जिस पार्टी से आप जीत के आए हैं और उस पार्टी के जो हेड होंगे, जो वो फैसला करेंगे, वोट उसको जाएगा। आइन ने इस पे पाबंदी लगा दी कि बीइंग ए मेंबर ऑफ ए पॉलिटिकल पार्टी इन 4 सिचुएशंस में आप अपना वोट पॉलिटिकल पार्टी के डिसीजन के खिलाफ इस्तेमाल नहीं कर सकते। ये जो आज बार-बार कहा जाता है कि ज़मीर जाग उठा, ये ज़मीर जाग उठना आइन में कहीं नहीं लिखा हुआ, नहीं तो वो लिख देते कि अपनी मर्ज़ी से वोटिंग कर सकते हैं। तो इसमें जब वोट ये होगा वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस, तो फ्लोर पे कोई सीक्रेट बैलेटिंग नहीं है कि कोई पर्ची दी जाएगी जिससे आपने करना है। इसका तरीकाकार ये होता है कि जो पार्लियामेंट का फ्लोर होता है, उसमें 2 हिस्से होते हैं। एक होता है ट्रेडी का यानी कि हुकूमती साइड और दूसरी साइड होती है ऑपोजिशन की। तो जब गिनती का अमल शुरू होता है, तो जो हेड्स हैं या जो वोट की गिनती होगी, वो उन अरकान से शुरू होगी जो ट्रेडी की तरफ खड़े हैं और ऑपोजिशन की तरफ। तो द मोमेंट एक शख्स जो कि हुकूमत का है, अगर वो अपने फ्लोर से क्रॉस करता हुआ ऑपोजिशन के फ्लोर पे चला जाता है, दिस इज कॉल्ड फ्लोर क्रॉसिंग। तो ऐसी सिचुएशन में अब आइन उसको तो डिस्क्वालिफिकेशन हो गई, इसमें कोई दूसरी बात नहीं है, लेकिन उसका एक प्रोसीजर है, पार्टी हेड लिख के भेजेगा, उसके बाद वो जाएगा।
लेकिन क्या उसने जो वो वोट डाल दिया है, अब उस वोट को क्या इनवैलिड करार दे सकता है स्पीकर, जो कि प्रिजाइडिंग ऑफिसर होता है? क्योंकि इस तरीके से अगर जो इंटेंशन थी, जो विजडम था कि डिफेक्शन को रोकना है, फ्लोर क्रॉसिंग को रोकना है, फिर तो आइन का ये आर्टिकल फ्लोर क्रॉसिंग को तो नहीं रोक सका। आपने सिर्फ एक सजा दे दी कि जनाब जो शख्स ये करेगा उसके लिए ये सजा है। और नंबर 2, एक उसमें बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ रहा है, वो ये आ रहा है कि जनाब जैसे कि आर्टिकल 62(1)(f) के तहत डिस्क्वालिफिकेशन होती है, और वो डिस्क्वालिफिकेशन जब सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज हुई एक 5 रुकनी लार्जर बेंच में कि जनाब ये ताहयात होनी चाहिए या नहीं, तो सुप्रीम कोर्ट ने उस पर फैसला दिया कि जहां पे इसी का आर्टिकल में आइन में ये मौजूद है कि आप फलाना जुर्म करेंगे 3 साल के लिए नाअहल हो जाएंगे, फलाना काम करेंगे तो 5 साल के लिए। लेकिन आइन यहाँ पे खामोश है कि वो अगर सादिक और अमीन नहीं रहा तो फिर वो ताहयात उसकी, जिसको परपेचुअल डिस्क्वालिफिकेशन है, वो तस्वर की जाएगी। तो अब यहाँ भी यही वो सवाल है कि जो शख्स सॉरी अपने पार्टी से हट जाता है, अपने वोटरों से जिन्होंने उस पर एतमाद किया होता है, उनको चीट करके और वोट कास्ट करता है, तो क्या ये ताहयात नाअहल हो जाएगा? क्या ये आर्टिकल 62 के तहत इसमें सादिक और अमीन नहीं रहेगा? सो दीज आर द इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि अब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का लार्जर बेंच इस पे एक तफसीली गालिबन फैसला देगा। अच्छा सर ये भी बताइएगा राजा साहब के हमने ये देखा कि यहाँ पर एक तासुर ये भी दिया जा रहा है, द मोमेंट ही क्रॉस द फ्लोर और वो अगली तरफ जाएगा तो वोट काउंट हो जाएगा। लेकिन ये बड़ी ये मज़ाक़िया बात नहीं लगती आपको कि एक तरफ वोट काउंट हो जाएगा दूसरी तरफ वो नाअहल हो जाएगा? इस बारे में थोड़ा सा रोशनी डालें कि ये इतना अभाम क्यों है इसके अंदर? देखिए ना, अगर तो आप उस वोट को काउंट कर लेंगे, ठीक है, और सुप्रीम कोर्ट की तरफ से फैसला आता है कि जी वोट तो सही है, लेकिन ये बंदा बाद में पार्टी की मर्जी है इसको डिस्क्वालीफाई, क्योंकि उधर भी जो पार्टी का हेड है वो लिखेगा तो तब वो डिस्क्वालिफिकेशन शुरू होगी, तो उसकी मर्जी है वो डिस्क्वालीफाई करता है तो नहीं। फिर ये आप इस बुराई को, इस ये जो आप कहते हैं कि एक कैंसर है फ्लोर क्रॉसिंग, इसको तो नहीं रोक सकेंगे। हर वो पार्लियामेंट का मेंबर के जो देखेगा पीछे 1 साल रह गया है, अभी मैंने अगला इलेक्शन लड़ना है, अगले इलेक्शन के लिए उसको 20-25 करोड़ भी मिल गए, दूसरी तरफ से पार्टी का टिकट भी मिल गया, वो तो कहेगा जी भले से मुझे आप करते हैं डिस्क्वालीफाई, मैं जा रहा हूँ। वो डिस्क्वालीफाई होके अगले इलेक्शन में वो आके फिर खड़ा हो जाता है और उसको टिकट भी मिलता है। तो ये वो चीज है कि जो आइन का मकसद है कि इसको रोकना, इस तरीके से तो या आप यकीन करें कि अगर ऐसा कोई डिसीजन आता है तो अभी तो आपको 10-12 नजर आ रहे हैं ना अपोजिशन के साथ मिले हुए हुकूमती जमातों के, यकीन करें कि इस फैसले के बाद आपको 30-35 ऐसे लोग और मिल जाएंगे कि जो कहेंगे ठीक है जी ये सौदा तो बुरा नहीं है। तो इस बुराई के सौदे को रोकने के लिए ये तमाम पिटिशंस हैं और सुप्रीम कोर्ट इस पे अब अपना एक हतमी फैसला देगी। अच्छा राजा साहब ये भी बताएं कि जस्टिस मुनीब साहब जो हैं उन्होंने बड़ी एक स्ट्रॉन्ग ऑब्जर्वेशन दी है, रिमार्क्स दिए हैं। उन्होंने ये कहा है कि वोट जो है वो तो पार्टी का हक होता है, एक इनफरादी शख्स की कोई हैसियत नहीं है। इसमें कितना वजन है इस बात के अंदर? लेकिन उन्होंने ये बात, क्योंकि वो इतने बड़े एक जज हैं, उन्होंने ये बात अपने से तो नहीं की ना, उन्होंने आइन का हवाला देते हुए कहा। उन्होंने कहा कि आइन आर्टिकल 95 ये कहता है कि जनाब ये जो वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस और ये जो कॉन्फिडेंस का होता है, ये वोट पार्टी का, अदरवाइज तो इस चीज को लाने का कोई मकसद ही नहीं था आर्टिकल 63A को, कि जनाब जो जिसकी मर्जी है जिधर वोट दे दे। तो इसीलिए ये वो मकसद था कि आर्टिकल 63A और 2 लाया गया, उसका सब क्लॉज कि जनाब आपने इस चीज को रोकना है। अदरवाइज आप कहेंगे जी फिर 63A क्यों लाए थे? आप कहते ठीक है पार्टी का जो फैसला है वो कोई ना भी माने तो वो जाके वोट पास कर सकता है। तो दिस इज समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट, और अब इस पे तफसील से जब फैसला आएगा तो ये अगर फैसला आता है कि इसका वोट भी डिस्क्वालीफाई हो गया है, गिना भी नहीं जाएगा और ये शख्स ताहयात नाअहल भी होगा, तो फिर आप देखेंगे कि कभी किसी में जुर्रत नहीं होगी कि वो दोबारा अपना वोट अपना ज़मीर के मुताबिक वो डालता नहीं है, बेचता है ज़मीर के मुताबिक। तो ना वो बेचेगा और ना ये जो मैनेस है, बुराई है, वहां पे रह पाएगी। अच्छा सर ये भी बताइएगा कि अगर हम ये देखें जिस तरह नाअहली के हवाले से बात की गई,
तो नवाज शरीफ साहब के केस के अंदर या उससे पहले यूसुफ रज़ा गिलानी साहब के केस के अंदर हमने देखा उनको 5 साल के लिए नाअहल किया गया। नवाज शरीफ साहब के केस के अंदर गालिबन तायत नाअहली के हवाले से। तो ये एम्बिग्विटी या क्लैरिटी क्यों नहीं है? क्योंकि आपको याद होगा कि हमारी जो सुप्रीम कोर्ट बार है एहसन भून साहब, वो अदालत भी गए और उन्होंने कहा तायत नाअहली ख़त्म करनी चाहिए। तो उन्होंने ये कहा, उसके अंदर वो कुछ उन्होंने जो है वो एतराज़ात लगाकर मुस्तरद कर दिया था कि हमने जो है वो पहले फैसला दे चुके हैं। तो आप क्या समझते हैं कि अब ये यानी कि हो सकता है ऐसे कि 5 साल की नाअहली के ऊपर ही कह दिया जाए कि अब जो भी नाअहल होगा वो सिर्फ 5 साल के लिए होगा, या ताहयात भी हो सकती है? देखिए, ये बड़ा सिंपल सी चीज़ है। एहसन भून साहब भी या कोई भी शख्स अगर आइन को उठा के पढ़ ले, अभी मैंने थोड़ी देर पहले बात भी की थी, आइन में लिखा हुआ है कि अगर आपको किसी ऐसे ऑफेंस में सजा होती है मॉरल टर्पिट्यूड के, जैसे कि यूसुफ रज़ा गिलानी को तो सिर्फ कोर्ट के उठने तक की सजा हुई थी, बट ही वाज कन्विक्ट। तो ऐसी शक्ल में आपकी नाअहली इसी आईन पाकिस्तान में दी हुई है 5 साल है। या तो पार्लियामेंट ये करे कि अमेंडमेंट आइन में ले आए और कह दे कि जहां पे सादिक और अमीन नहीं रहेंगे तो वहां पे उसकी नाअहली जो सी है वो भी 5 साल होगी। ये तो पार्लियामेंट का काम है कानून साजी करना, आइन में डाल दें। यही उस फैसले में कहा गया है कि अगर इसको समझते हैं कि 5 साल की होनी चाहिए, 10 साल की होनी चाहिए, तो आप यहाँ पे आइन में बाकी जगह मौजूद है कि इस चीज की 3 साल की नाअहली है, इसकी 5 साल की है, तो आप सादिक और ना अमीन होने की भी इसमें इंसर्ट कीजिए, अमेंडमेंट ले आइए और कहिए कि वो 5 साल के लिए डिस्क्वालीफाइड होगा या 10 साल के लिए, या जो आदमी डिफेक्शन कर जाता है आइन में तरमीम कर दें कि जी वो फिर जो डिफेक्शन है वो उसके उस इलेक्शन पे तो लागू होगी लेकिन अगले आने वाले इलेक्शन पे लागू नहीं होगी। सो दिस इज ऑल के सुप्रीम कोर्ट आइन के मुताबिक चल रहा है और चीफ जस्टिस ने कहा था कि ये आईनी तरीकेकार के मुताबिक ही इलेक्शन होगा, वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस होगा। तो ये फिर इन्हीं कानून साज जो पार्लियामेंटेरियंस हैं इन्हीं का काम है कि अमेंडमेंट कर दें। अदरवाइज ये फैसला अपनी जगह पे मौजूद है कि मियां नवाज शरीफ साहब को इसलिए तायात नाअहली थी कि वो सादिक और अमीन नहीं रहे, और जो यूसुफ रज़ा गिलानी साहब थे उनको 5 साल की सजा इसलिए हुई थी कि अदालत ने उन्हें एक हुक्म दिया था कि आप ये जाके स्विस केसेस का खत लिखिए। वो खत नहीं लिख रहे थे तो उन्हें कॉन्टेम्प्ट के तौर पे तौहीन अदालत में सिर्फ अदालत की राइजिंग तक की सजा हुई थी, और इस सजा के बारे में लिखा हुआ है कि अगर 5 साल तक की आपकी सजा है तो फिर आपका 5 साल का या 3 साल का जो भी है मुख्तलिफ सजाएं हैं तो फिर डिस्क्वालिफिकेशन 5 साल तक की होगी। ये वो वजह है। अच्छा सर, इसमें ये भी बताइएगा, कुछ कन्फ्यूजन इस मामले में भी चल रही है, जिस तरह उन तमाम लोगों की वीडियो सामने आई, वो चले ये लेन देन वाला मामला तो एक अलग है। वो तमाम लोग ये कह रहे हैं कि जी हम जो है वो एक तरफ वो बयान देते हैं कि हम जो है वो मुनारिफ बन चुके हैं, हम तहरीक इंसाफ वजीर आजम पर एतमाद का इजहार नहीं कर रहे। दूसरी तरफ वो ये कह रहे हैं कि जी हम इमरान खान के साथ हैं। तो क्या उनकी इन बयानात की कोई वैल्यू है अदालत के अंदर, या अदालत इस चीज को कंसिडर कर सकती है उनके बयानात को? देखिए, ये क्वेश्चन बड़ा मुश्किल है कि खाली बयानात की बुनियाद पर तो कंसिडर होना जरा मुश्किल सी बात है, क्योंकि आपको क्या पता बयान देने के बाद आपका ज़मीर दोबारा सो गया और आपने जाके वोट पार्टी के मुताबिक दे दिया। तो ये बड़ा मुश्किल है कि जनाब उसके खाली बयान पे हाँ, ये है कि जिस तरीके से इमरान खान ने शोकस दे दिया है और शोकस के जवाब में वो ये कहते हैं कि जी हम वाक़ई ही वोट देंगे, लिख के कह देते हैं, तो फिर तो उसका असर होगा। और शोकास के अगर वो जवाब ही नहीं देते तो फिर अदालत ये देखेगी आपके खिलाफ एक कानूनी कार्रवाई शुरू हुई है। शोकास देना एक कानूनी है चीज है कि जो आर्टिकल 63 ए में मौजूद है, और उसकी अगर वो उसके तहत कार्रवाई में शामिल नहीं होते तो फिर वो एक आईनी काम में को नहीं कर रहे। तो ऐसी सूरत हाल में मुमकिन तौर पे उनको उससे पहले भी वो किया जा सकता है, लेकिन ये अदालत के फैसले के बाद मालूम होगा कि उनको उनकी जो सी है मेंबरशिप है उसे खत्म किया। बिल्कुल ठीक है। बहुत बहुत शुक्रिया राजा आमिर अब्बास साहब, आपने अपना कीमती वक्त दिया। नाज़रीन, गुफ्तगू आपने सुनी है, उम्मीद ये करते हैं कि जो भी हो पाकिस्तान के हक में चीज़ें बेहतर हों। मुझे दीजिए इजाज़त, आज के शो से अल्लाह हाफ़िज़।